A very good morning to all my dear friends. Welcome to Curiously Education. मैं हूं प्रशांत मावानी. I hope you all are doing good this morning. सैम लिविंसन का कोट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Don't watch the clock. जो घड़ी है ना उसको बस देखते मत रहिए. घड़ी से हम क्या सीख सकते हैं? जो घड़ी होती है ना वो आगे ही बढ़ती रहती है, राइट? So that's what we can do as well. Keep going on. बिना रुके बिना थके बस आगे बढ़ते रहो. ये सबसे बड़ा लेसन जो है वो हमें घड़ी सिखाती है. सोचिएगा इसके बारे में. दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस. आज हमारे टेबल पर काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. सबसे पहले तो नए स्टूडेंट्स के लिए वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम ऑन क्यूरियसली एजुकेशन. दोस्तों, ये सीरीज जो है ना ये अपने आप में यूनिक सीरीज इसलिए है क्योंकि यहां पर हम एडिटोरियल्स जिनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इन द सेम वे आर्टिकल्स, राइट? आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर्स की ऐसी आइटम होती है, ये इसका टॉप क्रीम है, राइट? ये सबसे बेस्ट क्रिएशन अगर न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज़ है जो डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको दे तो दैट इज एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स. तो उसकी डिस्कशन हम यहां पर करते हैं, राइट? और बहुत ही डीप डिस्कशन होती है. कोई एक विषय है उस पर अगर हमने डिस्कशन की तो आई कैन सेफली से कि नेक्स्ट टाइम जब भी उस विषय को लेकर कोई चीज़ें आएगी तो आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया होगा. उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन ही होगी, आपकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी. यही यूपीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ जो है वो इस सीरीज में डिस्कस की जाती है. करंट अफेयर्स में महारत हासिल करने के लिए रिमेंबर कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी. आपको एवरी सिंगल डे ये सीरीज देखनी है. इसी के साथ अगर आप एक बिगिनर हैं तो डोंट वरी, राइट? ये सीरीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है. दिस सीरीज सर्व्स एवरीवन. ये वीडियो सभी के लिए है. इसके साथ एक रिक्वेस्ट भी है, राइट, कि इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर जिनको इस प्रकार के डीप लेवल के एनालिसिस की ज़रूरत है, इतने अच्छी क्वालिटी के एनालिसिस की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही नहीं है, राइट? और वो बस न्यूज़ पढ़ते रहते हैं और फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जब देखते हैं तो पता चलता है कि इसके बारे में कोई चीज़ हम बता ही नहीं सकते. द रीज़न इज़ क्योंकि उन्होंने कभी एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स को पढ़ा ही नहीं या फिर उसको समझा ही नहीं, राइट? सो डू शेयर दिस सीरीज विद अदर पीपल एज वेल. नाउ डियर फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन हो गया है तो चलिए डायरेक्टली शुरुआत करते हैं. आज आपने देखा होगा थोड़ा मैंने चेंज किया है सीरीज के प्रेजेंटेशन में, राइट? वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान आउट टू रिसेट टाइज विद द यूएस. और यूएसए जो है मीन्स पाकिस्तान चाहता है कि वो यूएसए के साथ अपने रिलेशंस जो हैं उसको इंप्रूव करें, रिसेट करें. यूएसए जो है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है खास करके ग्वादर पोर्ट में. और ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना ने बनाया है. ग्वादर पोर्ट बेसिकली पाकिस्तान में है. डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू चेक आउट द मैप एज वेल. तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपकी स्क्रीन पर ये है डोनाल्ड ब्लूम. डोनाल्ड ब्लूम जो है ये यूएसए के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में. और हाल ही में उन्होंने, जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने ग्वादर पोर्ट की एक विजिट की. अब ग्वादर पोर्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा पोर्ट जो है वो चाइना ने डेवलप किया है. इसके 2 रीजंस हैं, राइट? एक तो है कि इससे चाइना का इकोनॉमिकल फायदा होगा. इसी के साथ चाइना जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो भी इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर ग्वादर पोर्ट के माध्यम से एनर्जी सिक्योर बन सकता है. कैसे, वो भी हम समझेंगे. फिर थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो जॉब्स, बहुत सारी पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, तो पॉलिटिशियंस के पास भी पैसे आएंगे. उसके बाद ये पैसों से मीन्स जॉब्स जनरेट होगी, तो वहाँ के लोगों को भी एक भ्रम पैदा होगा कि चलो चाइना की मदद से यहाँ पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे. लेकिन एज वी ऑल नो चाइना पैसे कमाएगा और पाकिस्तान जो है वो अभी जैसे एक कर्ज की गिरफ्त में आ चुका है, वही सिचुएशन जो है वो एक लंबे समय तक रहने वाली है. नाउ एनीवेज, ये सारी बातें तो शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते देन एज वेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल. डोंट वरी. 180 नॉटिकल माइल्स दूर है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से. और यहां पर अब बात आती है एनर्जी की, राइट? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है
कि जहाँ से आप समझ लीजिए कि दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल का प्रोडक्शन ये ईरान से प्रोडक्शन होता है, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सारे यूएई एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारे देशों का जो तेल है ये इसी समंदर के रास्ते से आगे बढ़ता है। तो यहाँ से 118 नॉटिकल माइल्स, इट्स नॉट दैट फार। तो स्ट्रेटेजिकली ये ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, ये पूरा जो ग्वादर पोर्ट है ये बलूचिस्तान में है। अब बलूचिस्तान के इतिहास को आप जानते होंगे। इट्स अ वेरी बैड थिंग दैट हैपेंड विद बलूचिस्तान पीपल। क्या हुआ मीन्स, आप इतिहास को देखेगा, यू विल रियलाइज जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान जो है वो एक अलग देश बन गया। अब दोस्तों बलूचिस्तान के एक लीडर थे, राइट, एक बुजुर्ग थे, एक लीडर थे। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो उनको अपने पिता की तरह देखते थे। तो बलूचिस्तान मीन्स पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की उस समय की जो आर्मी थी, सरकार थी, तो उसने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को अलग देश चाहिए, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो ये जो बलूचिस्तान बलूची लोग के जो एक पिता जैसे समान आदमी थे, तो उनको मीटिंग पर बुलाया कि आप आइए मीटिंग में हम डिस्कशन करते हैं। अब हमें लगता है कि मीटिंग में अगर कोई, फॉर एग्जांपल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूके में, राइट, जब गांधी जी गए थे, तो जस्ट इमेजिन कि गांधी जी वहां पर जाते हैं और फिर गांधी जी का वहां पर मर्डर कर दिया जाता है, तो इट विल बी वेरी शॉकिंग, इजंट इट। ये चीज हुई थी बलूचिस्तान में। आप उसके इतिहास को कभी पढ़िएगा, देन यू विल फाइंड। और कभी अगर बलूचिस्तान पर कोई डेडिकेटेड टॉपिक आए तो फिर उसके इतिहास को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। तो यहाँ से शुरुआत होती है और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो है उसको एक अलग देश घोषित किया जाए। कुछ सालों पहले की बात है, आपको याद होगा जब मोदी सरकार की स्थापना हुई थी, मोदी 1.0 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी सेकंड टर्म चल रही है ना, तो फर्स्ट टर्म के समय पर एक बलूची लीडर ने भी ये कहा था मोदी साहब को, या फिर भारत को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अलग करवाइए, आप हमें मदद कीजिए ताकि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। तो ये सिचुएशन जो है वो बलूचिस्तान की है, ये रिलेशन है पाकिस्तान का बलूचिस्तान के साथ। लेकिन फिलहाल ये बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का ही एक राज्य माना जाता है, या फिर है। अब बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं उन्होंने चाइनीज़ वर्कर्स पर कई बार टारगेट किया है, उन पर अटैक किया है। बहुत सारे चाइनीज़ लोग जो हैं उनकी मृत्यु भी हो गई। और वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम करने वाले लोग जो होते हैं चाइनीज़ लोग, तो उनको गन भी इश्यू की जाती है। चलिए सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं ताकि आप इसको थोड़ा विजुअली जो है वो समझ पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ ग्वादर पोर्ट हियर, राइट। ये पूरा जो आप देख सकते हैं ये राज्य आप देखिए, राइट, देखिए पूरी ये बॉर्डर, तो ये पूरा क्षेत्र जो है दिस इज़ बलूचिस्तान। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ एक अलग देश बनाना चाहते हैं ये लोग। यहाँ पर सिंध हैं, पंजाब हैं, एज यू कैन सी, राइट। फिर यहाँ पर फाटा है, फाटा इज़ फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। फिर खैबर पख्तूनवा है। और यहाँ पर ये वाला रीजन जो है, आई थिंक इट इज़, मुझे नाम नहीं पता है इसके बारे में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, बट एनीवेज, राइट, ये वाला स्टेट जो है वो थोड़ा मुझे भी देखना पड़ेगा कि ये कौन सा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलगिट बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और अभी कुछ समय पहले ही हमारे एस जयशंकर साहब ने कहा था, राइट, कि क्लियर क्वेश्चन पाकिस्तान को सिर्फ यही है कि भाई आप हमारी टेरिटरी जो हड़प गए हैं तो आप इसको कब खाली कर रहे हैं, कब इसको वैकेट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा था, ये काफ़ी चर्चा में था। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये जो ग्वादर पोर्ट है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 180 नॉटिकल माइल्स दूर हैं। और चाइना ने क्या किया है, ये पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस वन हियर, लेट मी यूज द लेजर पॉइंट हियर, राइट। तो ये पूरी जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC इसका नाम है, CPEC। एंड एज यू कैन सी कि ये कहाँ से निकलता है, ये भारत की टेरिटरी में जो फिलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो यहाँ से निकल रहा है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, ये CPEC जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। और भारत ने इसका विरोध भी किया है कि भाई आप हमारे एरिया में से क्यों निकल रहे हैं। तो चाइना ने पता है क्या कहा, चाइना ने कहा अभी ये पाकिस्तान के पास है, हम पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और उनके साथ नेगोशिएशन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये टेरिटरी आपके पास होगी तो आपके साथ नेगोशिएट कर लेंगे। इस प्रकार का जवाब जो है वो चाइना ने दिया। एंड दिस इज द मेन रीजन कि भारत जो है वो BRI को नफरत कर रहा है, राइट। तो ये जो USA के एम्बेसडर हैं वो ग्वादर पोर्ट गए यहाँ पर, जो चाइना ने डेवलप किया है। अब आपको बेस भी पता चल गया, अब आपको सारी चीज़ें भी पता चल गई।
यूएसए का कहना यह है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके हित को लेकर यूएसए कमिटेड हैं, उनके साथ उनका डेवलपमेंट, ज़्यादा व्यापार करना, अच्छे टाइज क्रिएट करना, ये सारी चीज़ों को लेकर यूएसए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। और यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखेंगे तो काफ़ी सारे अप डाउन्स जो हैं वो हमें देखने को मिले, खास करके जब ट्रंप साहब आए, राइट, तो यूएसए के साथ रिलेशंस जो हैं वो मीन्स पाकिस्तान के साथ यूएसए के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने से मना कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद और वॉशिंगटन जो हैं ये मीन्स पुराने आप कह सकते हैं, एलाइज तो हम नहीं कह सकते, एलाइज भी कह सकते हैं आप शायद, लेकिन इनको एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए एक लंबे समय से इनका रिश्ता जो है वो चलता रहा, राइट। प्योर प्रैक्टिकल बेसिस पर रिलेशंस चलते रहे और बहुत सारे हाइज एंड लोज हमें इस रिलेशन के देखने को मिले और पिछले एक दशक के अंदर तो बहुत सारे अप डाउन्स देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दो, इमरान खान जो हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाने के लिए किसी ने अगर रोल प्ले किया है तो दैट इज़ यूएसए, तो इंटरफियरेंस कर रहा है, ये सारे इल्ज़ाम लगाए। और जब से नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, तो उनकी पूरी कोशिश रही है कि वो यूएसए के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो चाइना का एक पपेट स्टेट, वसाल स्टेट जो है वो बन चुका है। वॉशिंगटन की मदद पाकिस्तान के लिए 3 लेवल पर इंपॉर्टेंट है। एक तो है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, दूसरा है कि पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ग्लोबल लेवल पर उसको इंप्रूव करने के लिए, और इसके साथ पाकिस्तान की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए भी उनको यूएसए की ज़रूरत है। रही बात फाइनेंस और इकोनॉमी की, तो 12 जुलाई को आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई, एसबीआई यानी कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, $3 बिलियन देने की बात बताई आईएमएफ ने, और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, तो उसकी और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए था, मीन्स पता होना चाहिए ये पूरी डील के बारे में, आईएमएफ स्टैंड बाय एग्रीमेंट क्या था, नहीं पता है तो इसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी, आईएमएफ के साथ एक लंबे समय से डिस्कशन चल रही थी, 2019 से डिस्कशन चल रही थी कि हमें पैसे दीजिए, लेकिन पैसे फाइनली नहीं मिल रहे थे और ये डील एक्सपायर होने को थी आईएमएफ के साथ जो डिस्कशन है, तो फिर लास्ट डेट पर एक अलग स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया गया, तो यूएसए ने इसमें रोल प्ले किया है। दूसरी चीज़, यूएसए को जो अफगानिस्तान में ऑपरेशंस करने हैं तो उसके लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का लोकेशन ऐसा है, पाकिस्तान के पास सी का एक्सेस है, समंदर का एक्सेस है, अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, तो अफगानिस्तान में अगर जाना है तो एक तरफ आपको मिलेगा ईरान से नहीं जा सकते, ईरान और पाकिस्तान यूएसए के रिलेशंस बहुत ख़राब है। ऊपर आप जाएंगे तो तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो सेंट्रल एशिया के देश है, तो यहाँ पर रशिया का इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी, तो एक ही रास्ता है, दैट इज़ पाकिस्तान, ठीक है। फिर 2022 में अल जवाहिरी, एक बहुत टॉप लेवल का टेररिस्ट जो हैं, तो उसको यूएसए के ड्रोन अटैक में उसको मारा गया, काबुल में वो मारा गया था, तो इसमें भी पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दिस इंडिकेट्स कि पाकिस्तान और यूएसए जो है वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेशन है, राइट। यूएसए को पाकिस्तान की कुछ जगहों पर ज़रूरत है, पाकिस्तान को यूएसए की कुछ जगहों पर ज़रूरत है, इसलिए एक दूसरे के साथ आपको देखने को मिलते हैं, वरना ट्रस्ट के इश्यूज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। अब पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री काफ़ी मेटिकुलस तरीके से, काफ़ी बारीकी से काम करी। आप देखिए, एक तरफ यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करने का काम पाकिस्तान कर रहा है, दिस इज़ राइट, बहुत सारे टैंक्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान ने सप्लाई की हैं, तो इससे वेस्टर्न देश जो हैं उनकी गुड बुक्स में पाकिस्तान आ रहा है। दूसरी तरफ रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है, गेहूं जो है वो ख़रीद रहा है, राइट, इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं रशिया से, तो दूसरी तरफ रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस जो हैं वो डेवलप करके आगे बढ़ना चाहता है। कल मैंने आपको बताया था ना मालदीव्स के बारे में कि एक बड़ा देश, एक छोटा देश जो होता है, अगर बड़े बड़े देश खींचातानी टग ऑफ वॉर कर रहे हैं तो एक छोटा देश जो होता है उसको फ़ायदा होता है। सेम थिंग गोज़ विद पाकिस्तान एज वेल, कि रशिया या फिर वेस्ट और रशिया के बीच में जो राइवलरी है तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान काफ़ी अच्छी तरीके से उठा रहा है। अब मेन क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए, भारत को पूछना चाहिए, वॉशिंगटन को, नंबर 1 इज़ कि यूएसए के सिक्योरिटी असिस्टेंस जो पहले दिए गए, राइट, पाकिस्तान को दिए गए, भारत बार बार कहता था कि भाई आप इनको इतने सारे हथियार क्यों दे रहे हो। ये F-16 जो हैं, F-16 फाइटर जेट्स जो यूएसए ने पाकिस्तान को दिए हैं, तो इनका यूज़ कहाँ पर करना था, अफगानिस्तान में करना था। बालाकोट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये F-16 हमारे खिलाफ यूज़ किया, तो यूएसए भी काफ़ी गुस्सा हो गया था कि भाई आपको अफगानिस्तान में ऑपरेशंस करने के लिए दिए हैं, हमारे मित्र देश भारत पर इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं।
वापस लाइए चाबी। ऐसी सिचुएशन हो गई थी उस समय पर। तो भारत को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आप इतनी मदद कर रहे हैं, इतने लंबे समय से कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आया? दिस इज नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, क्या यूएसए पाकिस्तान को परस्यूएड, या फिर उनको, परस्यूएशन का मतलब होता है कि क्या आप उनको मना सकते हैं, क्या आप उनको समझा सकते हैं कि वो अपना जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है, जो भारत को दुश्मन मानना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सके, रीथिंक कर सके। तीसरी चीज़, यूएस पाकिस्तान सिक्योरिटी इम्पैक्ट जो है, तो मीन्स सिक्योरिटी जो है, इनकी सिक्योरिटी कोलाब्रेशन जो है, इसकी इम्पैक्ट भारत की स्ट्रेटजी पर या फिर भारत के स्ट्रेटेजिक रास्ते पर इसकी इम्पैक्ट क्या आएगी। ये 3 बड़े प्रश्न जो हैं वो भारत को वॉशिंगटन से पूछने की ज़रूरत है। उन दोनों की मित्रता बढ़ रही है, चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर उसकी इम्पैक्ट हमारे ऊपर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया शुड आस्क, और ये एक स्टैंड जो है वो इंडिया को लेने की ज़रूरत है। सो यस, आई होप एक बहुत ही डीप डिस्कशन, एक बहुत अच्छी मीन्स एक लेटेस्ट अपडेट आई है, और अब हमें इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करना है कि यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें प्रभावित करने वाली एक चीज़ है, राइट? नाउ डियर फ्रेंड्स, चलिए डिस्कशन करते हैं इस विषय के बारे में। इट्स अबाउट टूरिज्म, राइट? टूरिज्म एज ए ग्रीन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिल रहे हैं, राइट? तो टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, या फिर टूरिज्म जो है वो एस्थेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? ब्यूटी को यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाए, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो या फिर आप किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, होटल्स जो होती है तो वो काफ़ी अच्छे लोकेशंस पर होती है। तो ये सारी चीज़ें टूरिज्म सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और इम्पोर्टेंट है भी, राइट? अब टूरिज्म अकेला एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे नहीं पता दूसरा कोई अगर ऐसा क्षेत्र होगा, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में ऐसा है कि जो डेवलपमेंट के लिए जो डिस्ट्रक्शन किया जाता है ना, इसका विरोध किया जाता है। बाकी के अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो उसमें फेवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर फैक्ट्री लगानी है तो कुछ जंगल या फिर फॉरेस्ट वाला एरिया जो है वो काट कर वहाँ पर अगर, या फिर उस बड़े से एरिया को काट कर वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई जाएगी, राइट? एग्रीकल्चर एरिया को नॉन एग्रीकल्चर एरिया करवाने के लिए बहुत सारे पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं, राइट? और फिर मीन्स यू नो हाउ सिटी प्लानिंग में और टाउन प्लानिंग में किस प्रकार से चीज़ें बढ़ती हैं। एंड सेम थिंग गोज विथ कुछ स्ट्रेटेजिक जगहों पर भी ऐसा होता है। लेकिन टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नेचर को काफ़ी प्रिजर्व, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर ऐसे लोकेशंस पर जाते हैं जहाँ पर उनको नेचर के साथ कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है। और ख़ास करके ये इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया आने के बाद तो लोगों को बहुत सारे ऐसे लोकेशंस के बारे में पता चला है। टूरिज़्म जो है वो हमारे देश की इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। अब देखिए 2021 में हमारी जो जीडीपी है उसमें $178 बिलियन का शेयर जो है वो टूरिज्म से आया है। 2017 में हमारे देश में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट, फॉरेन के टूरिस्ट यहाँ पर आए, और उन्होंने $27.31 बिलियन जो है वो यहाँ पर खर्च किए या फिर यहाँ पर उन्होंने स्पेंड किए, राइट? इतना पैसा जो है वो हमें मिला। इनकमिंग $27.31 बिलियन इज़ अ बिग अमाउंट, राइट? तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। लेकिन इसी के साथ एक इश्यू तो ये भी है कि कई जगह ऐसी है, फॉर एग्जांपल आप लद्दाख देखेंगे, राइट? दाल लेक में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। दाल लेक जो है तो यहाँ पर बहुत ही एक सीरीन लेक है, इज़न्ट इट? बहुत ही नेचुरल, बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ पर आपको प्लास्टिक की बॉटल्स और ये सारी चीज़ें दाल लेक में मिलेगी। द रीज़न इज़ वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो नहीं डालेंगे। ये टूरिस्ट जो हैं वो कुछ ऐसे टूरिस्ट होते हैं वो जहाँ पर भी जाते हैं वो कचरा करके आते हैं, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग, राइट? और यही टूरिस्ट, यही लोग जब दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, या फिर थाईलैंड या फिर दूसरी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर डस्टबिन ढूंढते हैं कि कहाँ पर मम्मी डस्टबिन है, ये वो, यू नो, बहुत ही ऐसे चोचले होते हैं उस समय पर, क्योंकि वहाँ पर पता है कि दुबई में अगर ऐसा करोगे तो इतना फ़ाइन आएगा कि आपकी प्लेन की टिकट जो है उतना फ़ाइन वो ठोक देंगे आप पर। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का इश्यू है और एक अवेयरनेस का भी इश्यू है। अवेयरनेस इन द सेंस जो कचरा कर रहा है उसकी भी अवेयरनेस नहीं है, और आजू बाजू के लोग जो है वो, अब देखिए दाल लेक के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग वहाँ पर वो शिकारा बोट्स चलाते हैं, तो चलो वो हॉस्पिटैलिटी में है इसलिए वो चिल्ला कर नहीं कह सकते, लेकिन वो एटलीस्ट रोक तो सकते हैं ना। अपने अपने जो भी पैसेंजर्स हैं उनको कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर कचरा मत फेंकिएगा, राइट? ऐसी
कैसी चीज़ें, मीन्स ये एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अब नहीं मान रहे हैं लोग तो फिर यही करना पड़ेगा, और अगर कोई फिर भी कचरा करता है, चाहे वो भले ही छोटा बच्चा हो, तो पेरेंट्स पर वो पेनल्टी जो है वो होनी चाहिए। लद्दाख की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, पहाड़ों को आप देखेंगे आपको खूबसूरत लगेंगे, लेकिन फिर नीचे देखेंगे देन यू विल सी ऑफ प्लास्टिक। हर जगह पर प्लास्टिक के कचरे, वेफर के पैकेट्स और बॉटल्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये हर साल 27 सितंबर को, हर साल 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डियर फ्रेंड्स एक चीज़ है, सॉरी यहाँ पर मुझे क्यों मुझे ऐसा डाउट है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये सितंबर महीने में तो सेलिब्रेट किया जाता है, बट इट इज़ लाइक कि फोर्थ थर्सडे जो होता है, फोर्थ थर्सडे ऑफ एवरी ईयर, सितंबर का फोर्थ थर्सडे जो है उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर मुझे डाउट है। आई थिंक 2023 का जो 27 सितंबर था, दैट वाज द फोर्थ थर्सडे ऑफ सितंबर, तो इसीलिए ये वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 2023 में 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया, ऐसा कुछ है। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, राइट। अब इसको सेलिब्रेट कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO जो है वो इसको सेलिब्रेट करता है। और हर साल एक थीम होती है, एज यू नो बहुत सारी चीज़ों में थीम होती है, तो इसमें भी थीम है, और इस साल की थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स यू नो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, तो जो होटल्स हैं तो वो इको फ्रेंडली होटल्स बनाना, व्हीकल्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड या फिर ग्रीन व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, राइट। और टूरिज्म और ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप ग्रीन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर टूरिस्ट ऑटोमेटिकली आएंगे, और ये जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट हैं उसको अगर आपको मेंटेन करना है, या फिर इस ग्रीन इन्वेस्टमेंट को आपको मेंटेन के साथ साथ अगर उसको सस्टेनेबली ग्रो भी करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोकल कम्युनिटी जो है उसको आपको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो लोकल एरिया के लोग हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, एंड दैट इज़ गिर, राइट, जिसको फेमसली सासन गिर भी कहते हैं। आई एम श्योर आपने गिर के बारे में सुना होगा। हमारे देश में जो लायंस हैं, राइट, वो सिर्फ एक ही जगह पर पाए जाते हैं नेचुरल हैबिटेट में, दैट इज़ इन गुजरात का जो सासन गिर वाला एरिया है, तो दिस इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। अब आज से मैं आपको बताऊं 7-8 साल पहले जब मैं वहाँ पर गया था, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त का फार्म हाउस है वहाँ पर, तो हाँ 8 साल हो गए होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन पहली बार जब मैं गया ना वहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज इन द जंगल, राइट। वो फार्म हाउस जो है वो उनकी मीन्स बहुत ही रिमोट जगह पर था, एक गांव में है, राइट, और गांव के भी बाहर, बहुत बाहर, राइट। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर लिटरली बोर्ड हैं, जो उनके फार्म हाउस का रास्ता है, तो वहाँ पर लिखा गया है कि भाई इस तरफ फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर आप नहीं आ सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन फार्म है तो वहाँ पर आप जाने का रास्ता है। तो इट वॉज वेरी वेरी रिमोट। आई स्टिल रिमेंबर कि जो वो इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, इलेक्ट्रिक मीटर में डिजिटल मीटर जो आता है, तो उसमें एक ग्रीन LED होती है जिसमें वो आप आंकड़े पढ़ सकते हैं। तो बहुत दूर किसी और के फार्म में वो ग्रीन, वो मीन्स मीटर था, तो उसकी जो ग्रीन लाइट थी वो मुझे, तो आई वॉज टेलिंग वन ऑफ माई फ्रेंड जिनका था कि भाई वो क्या है, तो वो बोले वो तो मीटर है। मैंने कहा इतना ब्राइट दिखता है? बोला हाँ अंधेरा ही इतना है यहाँ पर, तो नेचुरल लाइट वहाँ पर उतनी ज़्यादा ना होने की वजह से वो बहुत ही ऐसा आपको लगेगा कि यू आर लिविंग इन द जंगल ऐसा। लेकिन अब अगर मैं जा रहा हूँ तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप सासन गिर जा रहे हैं। पता है क्यों? हर जगह पर रिजॉर्ट्स, हर जगह पर होटल्स खुल चुकी है, राइट। अभी लोगों को मीन्स पैसे मिल रहे हैं कि अपना जो फार्म हाउस है तो वहाँ पर किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके वहाँ पर छोटे छोटे जो हट्स वाली अब बनी है ना, नई नई ऐसी हट्स दी जाती हैं ऐसे ऐसे, तो वहाँ पर एक पूरा फैमिली जो है वो रुक सकता है। तो ऐसे ऐसे एक जो क्या कहते हैं उनको, एक हट ही कहते हैं उसको, राइट। तो ऐसी बनाई जाती है हट्स। तो अभी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर हो चुका है कि फिर शासन का चार्म जो है वो ही
चला जाएगा। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दिस थिंग कि अब सासन गिर से जो शेर हैं, लायंस हैं, वो भी माइग्रेट हो रहे हैं, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाने लगे हैं। अमरेली और धारी रेंज है तो वहाँ पर जाने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट होने लगा है। सो दिस इज़ द थिंग कि अब आज भले ही पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इमेजिन कि 10 साल के बाद क्या होगा जब लायंस ही यहाँ पर नहीं होंगे, सारे लायंस माइग्रेट कर जाएंगे, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है तो टूरिज्म जो है, अगर आपको ग्रीन टूरिज्म प्रमोट करना है तो लोकल्स को पार्टनर भी बनाना पड़ेगा और लोकल्स के हित को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें जो हैं वो राइट बैलेंस में आगे बढ़ेगी, राइट। तो नेचर को जितना हम सुरक्षित रखेंगे उतना ही हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी के साथ भी जुड़ा हुआ आर्टिकल है, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ भी आर्टिकल है। एंड एज वी नो के एनवायरनमेंट और इकोनॉमी भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इज़न्ट इट? यस डियर फ्रेंड्स, तो अब हम एक इकोनॉमी वाले आर्टिकल, मीन्स इकोनॉमी पर लिखा गया, मीन्स अभी जो सिचुएशन है, वाई इंडियाज इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ में लूज पेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, ये वाला आर्टिकल है। इंडिया का जो फर्स्ट क्वार्टर 2023-24 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून, 3 महीने की बात है, इट्स वन क्वार्टर, राइट। तो फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें हमारी जीडीपी का ग्रोथ हुआ 7.8%, एंड दिस मेड अस द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ग्लोबली। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्टेटस जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग का वो हम रिटेन करें, वो हम रखें। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ जो है ये मॉडरेट होगा। ये आर्टिकल जो है ये लिखा है आदिति नायर ने, और मिस नायर जो हैं वो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखती हैं, इकोनॉमी पर काफ़ी अच्छी ग्रिप है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत बड़ी पोस्ट पर भी है, मुझे अभी पोस्ट याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारे उनके आर्टिकल्स जो हैं वो मैंने पढ़े हैं, अभी तक पढ़े हैं। और आपको बताया एक फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ भी मैं चलाता था, तो उसमें बहुत सारे मीन्स प्योरली फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी उसमें। तो आदित्य नायर के बहुत सारे रिव्यूज़, जब भी सरकार या फिर कोई बड़ी कंपनी कोई रिपोर्ट रिलीज़ करती है तो उसमें आदित्य नायर जो है उनकी कमेंट्स आपको दिख रही हो। तो कुछ ऐसे फेमस लोग हैं कि जिनकी कमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो मॉडरेशन हमें देखने को मिलेगा उसके पीछे भी कुछ रीजंस जो है वो इस आर्टिकल में दिखाया गया है। नंबर 1 इज बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट एक ऐसी चीज़, एक बेसिक चीज़ है, आप समझ लीजिए, राइट। बेस इफेक्ट में क्या होता है पता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, मीन्स ये हमेशा बेस इफेक्ट जो है वो कंपैरिजन के लिए की जाती है। तो लेट्स से लास्ट ईयर 2022 और 2023 का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेट्स से इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का कंपैरिजन कर रहे हैं लेट्स से, तो अगर इन्फ्लेशन जो है वो 10% था, विच इज़ वेरी हाई, राइट, और 10% से अगर 2023 में 10.1% हुआ, राइट, तो आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा, तो कहेंगे कि इन्फ्लेशन तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, राइट। या फिर ये 10% जो है ये लेट्स से 9.5% हो जाए, राइट, तो भी हम ये कहेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कम हुआ है, राइट। लेकिन अगर बढ़ता है, विच इज़ बैड थिंग, तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगा, समझे ना आप, क्योंकि 10% ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था और उससे थोड़ा इंक्रीज हुआ है तो उतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं लगेगा। रही बात लेट्स से दूसरे, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जो है बेस इफेक्ट का वो ये हो सकता है कि अगर चीज़ें जो हैं वो लेट्स से कि इन्फ्लेशन जो है या फिर ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें कि ग्रोथ जो है वो लेट्स से 10%, ग्रोथ जो है वो 4% था, या फिर 4% समझ लीजिए, समझने के लिए 4% रख लेते हैं कि ग्रोथ जो है वो 4% था लास्ट ईयर, और अब अगर ये 5% हुआ है तो इसमें एक बहुत बड़ा वो गैप नज़र आएगा। करें ग्रोथ तो बहुत अच्छा हो गया, लास्ट ईयर 4% था तो 5, लेकिन 5 इज़ नॉट दैट गुड कंपेयर टू हमारी साइज। और तो बेस इफेक्ट का ये प्रॉब्लम है, ये एक भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है। तो इसको राइट तरीके से अगर कैलकुलेट किया जाए तभी हमें प्रॉपर आंकड़े मिलेंगे, वरना बेस इफेक्ट जो है उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होती। आई होप ये एग्जांपल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाउ ICRA का बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटर एक प्रकार का रिपोर्ट आता है, इंडेक्स आता है। जुलाई में 8.1% ग्रोथ रहा, अगस्त में 10.7% रहा, ये पिछले 6 महीने का सबसे हाईएस्ट अगस्त में देखने को मिला, और सितंबर जो है उसमें भी डेटा जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वार्टर जो है जीडीपी का, तो फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई जून, सेकंड में जून जुलाई अगस्त, तो जून जुलाई अगस्त में
ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेकंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 7% के आसपास रहेगा। एमपीसी ने ये कहा है कि इट विल बी 6.5%, लेकिन ये आईसीआरए का बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटर कहता है कि ग्रोथ अच्छा रहेगा। एमपीसी ने जो कहा उससे भी अच्छा रहेगा। आईसीआरए का प्रेडिक्शन ये है कि H2 यानी कि सेकंड हाफ, जो एक साल का जो बाकी के 6 महीने हैं, तो पहले जो 6 महीने पहले की शुरुआत होती है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 5 एंड सितंबर। अभी सितंबर खत्म हो गया, अब अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च 2024, तो ये जो 6 महीने हैं इसको कहेंगे H2 यानी कि सेकंड हाफ, और H1 यानी कि फर्स्ट हाफ। तो H2 में आईसीआरए प्रेडिक्ट ये कर रहा है कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा कंपेयर टू व्हाट वाज इन द H1, 4.5 से लेकर 5% के बीच में। एमपीसी का कहना है 5.7 से 6%, लेकिन आईसीआरए का कहना है इट विल बी 4.5 to 5%। रीजंस दिए गए हैं, इरेटिक मॉनसून। अब बारिश के बारे में आप जानते हैं, कुछ जगहों पर अच्छी हुई, कुछ जगहों पर खराब हुई। अनइवन बारिश की वजह से खारिफ की जो सोइंग है, जो खारिफ फसलें हैं, तो ये फसलों के सोइंग एरिया में भी आपको कमी नजर आएगी। और इसी के साथ जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, उनका सोइंग भी कम हुआ है। तो दालें हमारे देश के गरीबों का प्रोटीन का सोर्स है, और दालों का प्रोडक्शन अगर कम होगा, पल्सेस का प्रोडक्शन कम होगा, तो पल्सेस की प्राइस इंक्रीज होगी, हमें पल्सेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे, चीजें महंगी होगी। ड्राई अगस्त की वजह से क्या हुआ है कि यील्ड यानी कि जो पैदावार है, आउटपुट और इनकम, ये तीनों चीज़ों में एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस नज़र आते हैं, राइट। ये इरेटिक मॉनसून की वजह से हुआ। दूसरी चीज़, बारिश कम होने की वजह से रिजर्वोयर्स में पानी कम है, तो जो नेक्स्ट सीजन आएगी, राबी सीजन, नेक्स्ट क्रॉप सीजन में भी इसकी इंपैक्ट देखने को मिलेगी। और ये चीज़ों की वजह से क्या होगा कि जो खेती बाड़ी करने वाला जो वर्ग है हमारे देश का, उनके पास पैसे कम आएंगे। उनके हाथों में जब पैसे कम होते हैं ना, तो अर्बन एरिया में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें, जो फैक्ट्री में चीज़ें बनती है, जैसे कि साबुन है, तेल है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, मोटरसाइकिल, कार, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब किसान जो हैं या फिर रूरल एरिया के लोग जो हैं, उनके हाथों में पैसे कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो वो कम खर्च करेंगे तो अर्बन एरिया के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड भी कम होगी। रही बात अर्बन कंज्यूमर की, तो चीज़ें काफ़ी महंगी है। फूड इन्फ्लेशन की वजह से फेस्टिवल स्पेंडिंग जो है वो कम होगी। अभी दिवाली आने वाली है, और दिवाली प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री। इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, फेस्टिवल ड्रिवन इकोनॉमी है हमारी। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा स्लो डाउन नज़र आता है तो एक त्यौहार आ जाता है। दिवाली आ गई तो लोग कपड़े खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, एज वी नो। तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारी कंपनीज का काम चल जाएगा। उसके बाद पैसे खर्च करना लोग कम करने के, थोड़ी बचत करेंगे। उसके बाद क्रिसमस आ जाएगी, उसके बाद ईद आ जाएगी, उसके बाद कोई और त्यौहार। तो फेस्टिवल से हमें एक बूस्ट मिलता है। लेकिन जब लोगों के हाथ में पैसे कम हो, तो वो फेस्टिवल में भी कम पैसे खर्च करेंगे, तो जो बूस्ट मिलना चाहिए वो बूस्ट प्रॉपर नहीं मिलता है। और 2022 में हमने देखा कि पेंडेमिक के बाद लोगों ने बहुत पैसे खर्च किए, राइट। बहुत अच्छी तरीके से सारे त्यौहार जो हैं वो मना रहे हैं। लेकिन अब ये फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, इन जनरल सारी चीज़ों में प्राइस ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है वो पैसे कम खर्च करेंगे, तो इसकी इंपैक्ट डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिलेगी। फर्स्ट क्वार्टर 2023-24 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी कम रहा, सर्विस एक्सपोर्ट है वो भी कम रहा है, राइट। तो इसकी इंपैक्ट भी देखने को मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कर रही हैं, और काफ़ी तेज़ी से कर रही हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ है उसमें इसने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया इकोनॉमी को। लेकिन सेकंड हाफ में चीज़ें ऐसी नहीं होगी, क्योंकि अब इलेक्शंस की वजह से बहुत सारी जगहों पर काम रुक जाएंगे, उतने ज़्यादा पैसे अब नहीं दे पाएंगे। उतने ज़्यादा पैसे भी तो चलो ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं होंगे, तो ऐसे बहुत इश्यूज होंगे। इसकी वजह से जो सेकंड हाफ है उसका ग्रोथ जो है वो कम हो सकता है। इंडिया का इस साल का ग्रोथ जो है वो 6% होगा, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और 2024-25 में इट विल बी 6.2%, ये अभी प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था ये। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग आर्टिकल, राइट। द आर्ट ऑफ विनिंग विदाउट फाइटिंग, बहुत ही नया टॉपिक है,
आज से पहले कभी भी हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि आज आज की अगर आप तारीख देखेंगे तो किसी दूसरी चैनल्स में भी जो एडिटोरियल्स आर्टिकल मीन्स एडिटोरियल्स एनालिसिस तो नहीं, लेकिन जो न्यूज़ एनालिसिस किए जाते हैं या फिर हिंदू एनालिसिस, जो भी अलग अलग नाम है उसमें देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड दिस वन, राइट। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और फ्यूचर में इसके बारे में जैसे कोई साइबर वॉरफेयर जो है, इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक, राइट। साइबर वॉरफेयर के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं अवेलेबल हैं, बहुत सारे मीन्स अलग अलग लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस। लेकिन क्या कभी आपने इस चीज के बारे में सुना है? दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव वॉरफेयर। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बारे में आप जितना सोचेंगे आपको मजा भी आएगा। आप यू विल रियलाइज कि नहीं, कॉग्निटिव वॉरफेयर के शिकार कहीं ना कहीं हम भी बनते जा रहे हैं। तो यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो सोच रहा है कि चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, और यूएसए कोशिश कर रहा है कि वो रशिया और चाइना को इस गेम में बीट कर सके। साइबर वॉरफेयर जो है उससे भी इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर बेसिकली, चलो साइबर वॉरफेयर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइबर वॉरफेयर से भी इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव इसलिए क्योंकि साइबर वॉरफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को, चीज़ों को, राइट, पैसों का नुकसान हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन कॉग्निटिव एक ऐसी चीज़ है जो आपके सिटीजन्स हैं उन पर इसका प्रभाव आएगा, और आपके सिटीजन्स का दिमाग एक बार ख़राब हो गया तो फिर सदियों तक ये चीज़ चलती आएगी, जो आज भी हम देखने को, आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है ना। जो ब्रिटिश राज था या फिर कॉलोनियल्स थे, तो वो क्या करना चाहते थे? वो यही साबित करना चाहते थे कि इंडियंस जो हैं ये आप तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, आपके यहाँ ना तो कोई कल्चर है, आपको खाना खाना नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता है। तो ब्रिटिश जो हैं वो आपको सिखाएंगे कैसे जीवन जिया जाता है, शान क्या होती है, ये सारी चीज़ें, यू नो। और आज भी दिमाग में वो बहुत सारे लोगों के अंदर रहता है कि गोरों को देखकर वो सर 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 कहने लगते हैं। भाई वो वहाँ पर कुछ नहीं है, और हर गोरा थोड़ी सर होता है, यू नो। और ऐसा भी नहीं है कि गोरे ही सर होते हैं, लेकिन आज भी बस वही है, मैडम और सर चल रहा है चक्कर एक, कि उनको देखकर इतने ज़्यादा गुलामी वाले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरपोर्ट पर और बस स्टैंड पर ये चीज़ें हैं, आप होटल्स में जाइए और आप कोशिश कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए, आपके ही कोई रिलेटिव अगर फॉरेन से आएंगे यहाँ पर तो उनको मिलने के लिए लोग आएंगे, उनको मीन्स वो हमारे ही देश के लोग वहाँ पर गए थे और फिर वापस यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, तो इतनी चापलूसी, राइट। सारे प्रोडक्ट्स अब यहाँ पर मिल रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, बस वो लंदन से आए हैं, न्यूयॉर्क से आए हैं, तो बस ये एक वो। और वही चीज़ अगर कोई कहेगा कि भाई मैं जिम्बाब्वे से आया हूँ, कोई हमारा ही देश का व्यक्ति जिम्बाब्वे, उनको मिलने के लिए भी नहीं जाएंगे, क्या अबे वो अफ्रीका में क्या जाए उसको, मीन्स यू विल सी दिस थिंग, राइट। ये एक है। तो देखिए आज भी इतने आज़ाद हो गए, इतना साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में वो सीड हैं आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि साइबर वॉरफेयर से भी सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो दैट इज कॉग्निटिव वॉरफेयर। कॉग्निटिव वॉरफेयर में क्या किया जाता है? ह्यूमन माइंड्स, थॉट्स और एक्शंस को प्रभावित किया जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके दिमाग में ये घुसेड़ा जाए कि भाई भारत कुछ नहीं है, भारत देश मीन्स भारत के लोग इतने ऐसे हैं और सरकार चोर हैं, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, इससे अच्छा है आप हमें सपोर्ट कीजिए, बदलाव आने की ज़रूरत है, एक्सेट्रा। तो धीरे धीरे में अगर ये चीज़ फैलने लगी तो लोग जो हैं वो अपने ही देश की सरकार को नफरत करने लगेंगे, अपने ही देश को नफरत करने लगेंगे। और ऐसा हो सकता है, ऐसा मत सोचिए, इतिहास गवाह है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ भी है। तो लोगों को अपने ही राजा, अपने ही सरकार से नफरत, अपने ही देश, अपने ही वतन से नफरत हो सकती है, और फिर बाहर का कोई व्यक्ति आकर वो बदलाव करेगा, चेंज करेगा और अल्टीमेटली वो कंट्रोल कर लेगा। तो साइबर, इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजी, सोशल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मैनिपुलेट किया जाता है इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को, और फिर उनका ब्रेन वॉशिंग किया जाता है। और ये कॉग्निटिव वॉरफेयर जो है, इसको लेकर हमारे देश में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। आज शायद पहली बार ये टॉपिक जो है वो इस लेवल पर डिस्कशन हो रही है इसकी, क्योंकि इसके बारे में उतना ज़्यादा सोचा ही नहीं है कि कॉग्निटिव वॉरफेयर के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। स्पेस फोर्स के लिए हैं, यूएसए में भी हैं, राइट। स्पेस फोर्स उन्होंने 2019 में स्टार्ट की, साइबर को लेकर बहुत सारी जगहों पर हैं, हमारे यहाँ पर भी हैं, साइबर सेल्स हैं, एक्सेट्रा।
लेकिन क्या कॉग्निटिव वॉरफेयर को लेकर अलग से क्या हम सोच रहे हैं? इसके बारे में टॉप लेवल को भी सोचने की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजिक एलीट को, और इसी के साथ साथ होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच से इसको देखना पड़ेगा कि कैसे हम बच्चों को, हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों को सिखा सकते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर कॉग्निटिव एसेट, राइट? ये दिमाग में अगर डाल दिया कि अमेरिकन फैशन ही बेस्ट फैशन है, ये दिमाग में डाल दिया कि नहीं नहीं, अमेरिका में जिस तरह से लोग जी रहे हैं, या फिर दूसरे ऐसे देश में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, जो भी अलग अलग देश है, बस वहाँ के लोग ही सही हैं, हम सब, हमारा तो नहीं है बराबर, हम ऐसा ऐसा अगर दिमाग में डाल दिया तो फिर यहाँ पर कितना भी अच्छा हो जाए, हमारे कितने भी अच्छी चीज़ें हों, हम कभी भी उसको अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, राइट? तो दिस आर द थिंग्स, ये हमें पहले से ही सिखानी पड़ेगी। चाइना ने एक अलग से PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का निर्माण किया 2015 में, और बस इसका काम यही है, यंग साइबर स्पेशलिस्ट जो है उनको तैयार किया जाता है और एक चाइनीज़ ड्रीम क्रिएट किया जा रहा है। बस चाइना इज़ द बेस्ट, राइट? अलग अलग लेवल पर ये चीज़, चाइना के ऐप्स कितने अच्छे हैं, चाइना के मोबाइल्स कितने अच्छे हैं, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, चाइना में ये है, चाइना में वो है, बस ये एक बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो दिखाई जाती है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चाइना में अच्छी भी हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि चाइना की लाइन जो है वो लंबी क्रिएट की जा रही है, और दूसरे देशों की लाइन जो है अगर लंबी भी है तो इसको छोटी की जा रही है, इस प्रकार से चीज़ें की जा रही है। और वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी काफ़ी फेमस हुई थी। रशिया ने भी इस चीज़ में काफ़ी मीन्स एडवांस तरीके से कदम उठाए हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, US इलेक्शन में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा सोशल मीडिया के माध्यम से रशिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड यू हैव सीन ना कि पुतिन के वीडियोस काफ़ी दिखाए जाते हैं, फिर रशिया के बहुत सारे वीडियोस, रशिया की ताकत, रशिया के लोग, ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ब्रेन वॉशिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है, हमें लगता है कि बस एक लेजिट, बस कोई एक जनरल वीडियो चल रहा है, कोई भी ये सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली चीज़ें चल जाएगी, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा सीड छोड़ कर जाएगी कि नहीं, वी आर द बेस्ट एंड यू आर नथिंग। तो हमें ये कॉग्निटिव वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इसमें एक फास्ट पेस से हमें काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर क्या है कि जो भी लोग इस क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, साइबर स्ट्रक्चर, ये बहुत ही आउटडेटेड है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ इसका इंटीग्रेशन बहुत ही स्लो है, और जो लोग इसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो हमारे साइबर एक्सपर्ट्स हैं, वो मोस्टली मिड करियर ट्रांसफर्स होते हैं। वो बहुत सारी हायरार्कीज़ और इंस्टीट्यूशनल बैगेजेस लेकर आते हैं। ऐसी स्पीड से हम ये सारे देशों को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, या फिर इनको बीट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। USA को 58 ईयर्स लगे स्पेस फोर्स को तैयार करने में, राइट? तो उनसे हमें सीखना पड़ेगा कि ऐसे डिलेज हमारे देश में ना हो, और कॉग्निटिव वॉरफेयर को लेकर जल्द से जल्द एक अलग से डिपार्टमेंट के साथ साथ एक नई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द साउंड एंड द फ्यूरी ऑफ फेस्टिवल्स। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर फेस्टिवल का या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का कोई भी विरोध नहीं है, राइट? मुझे तो बिल्कुल नहीं है, राइट? मैं तो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट भी करता हूँ, और हर एक रिलीजन जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी मैंने जाना है, तो मुझे यही पता चला है कि सारे रिलीजन जो हैं वो अच्छे ही हैं। एजेंडा चलते हैं, एजेंडाज चल रहे हैं, प्रोपोगेंडा चल रहे हैं कि भाई आपको ये रिलीजन यही सिखाएगा, ये रिलीजन में ये हैं, वो सारी चीज़ें वो चलती रहेगी। मीन्स वो सारी चीज़ों पर फोकस मत कीजिए, राइट? इंसानियत पर फोकस कीजिए, ह्यूमैनिटी पर फोकस कीजिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब नॉइज़ जो है, इट इज़ ए साइलेंट किलर। मानते हैं आप ये बात? नॉइज़ इज़ ए साइलेंट किलर। अगर नहीं मानते हैं देन लेट मी टेल यू, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है, और 3 दशक लगे हमारे देश में। एंटी नॉइज़ एक्टिविज्म जो है उसको 3 दशक लगे, तब जाकर हमारे देश में नॉइज़ रूल्स बने। हमारे जीवन जीने का अधिकार जो है उसका एक बैलेंस नॉइज़ी सेलिब्रेशन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स इन द सेंस कि हर जगह, मीन्स यहाँ पर लाउड स्पीकर चल रहे हैं, रिक्शॉस जो होती हैं तो उनके ऊपर स्पीकर लगाकर बहुत सारी चीज़ों की एडवर्टीजमेंट की जाती हैं। हमारी गलियों में वेजिटेबल्स बेचने के साथ साथ कितनी सारी चीज़ें, लाउड स्पीकर पूरे दिन यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। शहरों में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। नॉइज़ अवेयरनेस जो है वो आज भी नेशनल साइकी में, हमारी जो एक नेशनल साइकी थिंकिंग है उसमें नॉइज़ अवेयरनेस को लेकर उतनी कोई मीन्स अवेयरनेस ही नहीं है नॉइज़ को लेकर। एंड वी ऑल नो, हमारे यहाँ पर टी टैप पूरा दिन चलता ही रहता है, राइट? आप किसी भी जगह पर जाइए,
कोई भी सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ पर आपको पूरे दिन हॉर्न्स जो हैं वो सुनाई देते हैं। उससे पता है हमें कितना डैमेज होता है, इसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं किया जाता। और फेस्टिवल्स जो हैं उसमें लाउड म्यूज़िक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। और लाउड म्यूज़िक में भी मैं बताऊं आपको, जो बैकग्राउंड में आपको देख रहा है ना डीजे, अब हर त्योहार में डीजे जो हैं, डीजे वालों की तो निकल पड़ी है, उनके बुकिंग्स हो जाते हैं, एडवांस में बुकिंग्स होते हैं। जोर जो है सेलिब्रेट हर कोई करे, मीन्स गणेश चतुर्थी को भी हम सेलिब्रेट करें, गणेश फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, लोग ईद को सेलिब्रेट करें, कोई इश्यू नहीं है, कीजिए और हर जगह पर कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन नॉइज़ रूल्स जो हैं इनको तो हमें फॉलो करना चाहिए ना। अब यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट, पुणे के आजू बाजू में एक जगह है सोमातेन। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन आप मुझे नहीं पता, अगर कोई महाराष्ट्र से है तो बताइएगा। सोमाताने कहते हैं या सोमाताणे कहते हैं, आई थिंक महाराष्ट्र का है तो ताणे आएगा आई थिंक। लेकिन अब ये जगह है, आप इसको गूगल कीजिएगा, आपको ये पूरा रिपोर्ट भी मिल जाएगा। क्या हुआ था, एक परिवार था, अब उस परिवार का 16 साल का एक लड़का, उसका निधन हो गया था, वो मर गया था। जस्ट इमेजिन कि एक परिवार में एक 16 साल के बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होती है एक परिवार में, तो इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग, बहुत ही दुखद वो समय होता है। लेकिन 16 साल का लड़का या फिर लड़की या फिर बहुत ही एक यंग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पेन अनबेरेबल होता है। तो वो परिवार जो है वो यही अनबेरेबल पेन से गुजर रहा था। तो वहाँ से लाउड म्यूज़िक, एक प्रोसेशन निकला, वहाँ पर बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा था। तो ये परिवार के लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भैया देखिए, आप बस इतने एरिया में, हमारी जो सोसाइटी है ना, बस यहाँ तक ये थोड़ा म्यूज़िक बंद कर दीजिए, हमारे 16 साल का एक लड़का जो है उसका निधन हो गया है। पता है क्या हुआ, ये लोग अपना फेस्टिवल ख़त्म करने के बाद आए और फिर इन्होंने इस परिवार पर अटैक किया, सर फोड़ दिए, राइट। वो बड़ी बड़ी तलवारें और बहुत सारे ये बैट्स और ये चीज़ें लेकर आए और परिवार के लोगों पर टूट पड़े कि भाई हमें मना कर रहे हो आप हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करने से। कैन यू बिलीव दिस थिंग? ये इंसिडेंट अभी का है, अभी थोड़े दिनों पहले की ही बात है, हमारे देश में ही हुआ है, ये जापान नहीं है, पुणे की ही बात है। सो जस्ट इमेजिन कि अब बताया भी नहीं जा सकता। अब अगर कहा जाएगा कि लेट्स से कोई चीज़ अगर मीन्स, लोग कहते हैं कि भाई हर बार हिंदुओं के त्यौहार के बारे में ही उनको क्यों टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो जो पूरे दिन जो लाउड स्पीकर्स है ना, दिन में 5 बार जो लाउड स्पीकर, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो इट्स नॉट कि भाई हिंदू के त्योहारों को ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या फिर धर्म की बात नहीं है। लोगों को, हर एक व्यक्ति को ये समझने की चीज़ ज़रूरी है कि हमारा सेलिब्रेशन, हमारी वर्शिप जो है ना, वो पीस पर टिकी हुई है। ये दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करके हम अगर कोई चीज़ भी कर रहे हैं और इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, अब देखिए पुणे वाला इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया, तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग। और ये रूल्स फॉलो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक तो पुलिस में जाइए, आप गवर्नमेंट के पास जाइए, उनको भी ये मीन्स नॉइज़ रूल्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन को क्या सीरियसली माना जाता? नहीं, भले ही वो राइट टू लाइफ के साथ जुड़ी हुई बात हो, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। हाँ, अगर होटल के अंदर या फिर किसी के कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा मिलेगा तो फिर वो डायरेक्टली राइट टू लाइफ और प्राइवेसी के साथ उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन नॉइज़ हर जगह पर है और इसकी वजह से हमारा जीवन भी कम हो रहा है, हमारा जीवन पर इसकी हेल्थ पर इंपैक्ट आ रही है, लेकिन इसके बारे में उतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है। द रीज़न इज अवेयरनेस नहीं है, समझे आप? सो दिस आर द थिंग्स, राइट। वेरी फनी लेकिन वेरी ट्रू, और नॉट जस्ट फनी, व्हेन आई से फनी आई मीन्स ऑफ कोर्स एक नेगेटिव तरीके से, कि दुखद बात है ऑफ कोर्स ये। एंड दिस आर द क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, राइट। कल मैंने जो प्रश्न पूछा था ना, तो उसमें नूर मोहम्मद इज़ द राइट आंसर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट दिया है आंसर, फिर वो आगे नूर मोहम्मद के आगे वो पूरा एक SHBM समथिंग लाइक दैट था, तो फिर मैंने वो नहीं देखा, तो फिर मुझे लगा नॉट नूर मोहम्मद, सॉरी नूर चौधरी, अगेन नूर चौधरी। तो आपने आंसर जो दिया है वो राइट आंसर दिया है। मैंने 2 ऐसे स्टूडेंट्स को कमेंट रिप्लाई करके बताया था, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मुझे लगा उनका आंसर रॉन्ग है, बट द आंसर इज राइट। ओके, नए प्रेसिडेंट मालदीव्स के कौन है आप पता होगा आपको, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। फिर कजान डिक्लेरेशन हुआ है, इसको थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा।
तो पॉज करके देख लीजिए 4 ऑप्शंस, राइट। कज़ान में भारत भी इंक्लूडेड हैं ये कज़ान डिक्लेरेशन में, तो ये कहाँ पर हुआ था, राइट। ये मीटिंग किस मीटिंग में ये हुआ था। और टेनिस के साथ जुड़ा हुआ, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स को उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, नहीं करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है, तो थोड़ी नज़र रखनी है आपकी। अगर स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा 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 देख लीजिएगा, 2-5 मिनट, दैट्स इट। And yeah, that's everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. And please do share the video with other students. God bless you all. Jai Hind.